देखिए, अब कभी आप सोचें कि हमने ऐसे कौन से परोपकार किए हैं कि घर बैठे बाज़ार आपको इतना पैसा दे रहा है या हर साल का इतना रिटर्न देता है। तो उसकी वजह क्या है कि हम रिस्क लेते हैं तभी रिटर्न मिलता है। तो अगर ये मान कर के चलें, अपने मन में समझें कि रिस्क है तभी रिटर्न है, और रिस्क जो है वो अलग-अलग प्रकार से सामने आता है। जब रिस्क सामने आता है तो किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन पहले सब कहते हैं कि भई हम इस रिस्क के लिए तैयार हैं। तो ये जो गिरावट है इसको एक कहें कि एक आई ओपनिंग इवेंट है ये, क्योंकि एक तरह का वेकअप कॉल है कि आपको हमेशा चार्ट पर एक भरपूर अवसर मिलता है। अगर आप चार्ट को बहुत पैनी नज़र से देखते हैं और संजीदगी से देखते हैं, तो आपको समय रहते संकेत मिल जाते हैं। आपका एग्ज़िट अगर गारंटी आपको पता है कि मैं कहाँ निकलूँगा, मुझे ये लेवल पहले से मैंने तय किया हुआ है। फिर चाहे आपको नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन आपका नुकसान सीमित होगा, कैलकुलेटेड होगा, एक्सपेक्टेड होगा, तो आप उस तरह से उससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ चार्ट्स की बात कुणाल के साथ। ये चौथा एपिसोड है एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं हूं करण गुलाटी। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे देखा हो तो डेली व्लॉग्स बनाते हुए देखा होगा। आई टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन एंड लॉट्स ऑफ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। बट आज के स्टार है मिस्टर कुणाल सरोगी। ही इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग मैन। ही इज़ द CEO ऑफ इक्विटी रश। ये एक मोमेंटम ट्रेडर है। सर के पास 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड एक्सपर्ट मार्केट कमेंट्री के लिए सर जाने जाते हैं। आपने इनको घर पे यूट्यूब पर देखा होगा, टीवी चैनल्स पर देखा होगा। ये 20 साल से स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं एंड ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट द मार्केट्स. He is a SEBI registered research analyst, and when Sir speaks, people tend to listen. So, thank you so much, Sir, for joining us today. थैंक यू सो मच करण, एंड रियली ग्रेट। आई मीन देखिए, बाज़ार भी अच्छा हो गया, और जैसे ही बाज़ार अच्छा होता है सबके मूड भी अच्छे हो जाते हैं। और आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है वो भी बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बेहतर हो गया है, क्योंकि बाजार बढ़ रहा है। वेरी वेल सर। फॉर द व्यूअर्स, बहुत जल्दी आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं कि पर्पस क्या है इन सीरीज का जो ट्रेडिंग विद ग्रो हमारे लिए लेके आया है। हम यहाँ डिस्कस करते हैं कैसे नेविगेट करना है मार्केट अपॉर्चुनिटीज को, बिकॉज रिसेंटली हमने बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी देखी है। तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। यूजर स्पेसिफिक स्टॉक क्वेरीज हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी वजह से एक कम्युनिटी ड्रिवन लर्निंग एक्सपीरियंस जारी होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली एक एक्शनेबल नॉलेज मिलती है ताकि जो रिटेल निवेशक है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर पाए. So I would say Kunal sir is doing a big service to the Indian stock market arena, and thank you so much for that. With that said, सर थोड़ी चर्चा करते हैं यूएस मार्केट्स की, इंडियन मार्केट्स की। क्या लग रहा है? एक साई ऑफ रिलीफ तो जरूर आया है, बट लेट्स हियर मोर फ्रॉम यू. देखिए, बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे करण। देखिए, हम लोग पिछले सप्ताह भी, अगर आपको याद हो हमारी बातचीत, तो हम लोग यही बातचीत कर रहे थे कि बाजार में एक सेटअप अच्छा बना हुआ है। इस सप्ताह एक नया डेवलपमेंट ये है कि निफ्टी के वीकली चार्ट पर एक पैटर्न बना है, जिसकी चर्चा अभी करेंगे, जिसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न कहते हैं, और जो काफ़ी बुलिश पैटर्न होता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो हम पिछले सप्ताह ही ये बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो वॉलेटिलिटी है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरह 22,000 के लेवल को निफ्टी ने होल्ड किया है, और जो सेटअप है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा। हमने 23,800 की अहमियत पर भी चर्चा की थी कि कैसे वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, लेकिन निफ्टी ने उस लेवल को निकाला। वीकली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जो हम पिछले सप्ताह सोच रहे थे, बिल्कुल उसी दिशा में बाजार को हमने इस सप्ताह बढ़ते हुए देखा। और जो रहा सवाल, जो ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी और चिंताएं हैं, तो देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल साफ दिख रहा हो। कभी भी भविष्य या बाजार की राह आपको साफ दिखे, ऐसा मेरे करियर में मैंने बहुत ही रेयर कभी ऐसा होता है कि आपको क्लैरिटी होती है कि यही होगा अगले 2 सप्ताह में, 1 महीने में, 3 महीनों में। हाँ जी. तो हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स रहेंगे, कभी ग्लोबल होंगे, कभी डोमेस्टिक होंगे, लेकिन इन्हीं के बीच में हमें अपना रास्ता खोजना है। तो पहली बात तो ये है कि कभी भी साफ बाजार, जहाँ एक दिशा में बाजार बढ़ रहा हो, सभी लोग पैसा कमा रहे हों, ऐसा बाजार केवल किस्से कहानियों में, फेरी टेल्स में होता है। रियल लाइफ मार्केट्स आर टफर, जहाँ पर कि आप देखते हैं कि कोई ना कोई इवेंट रोज होता रहता है। जब आप सोचते हैं कि बाजार तो अब एक ही दिशा में चलेगा, तभी कोई घटना घट जाती है जो बाजार की दिशा को बदल देता है, और इसी का रिटर्न मिल रहा है। देखिए, अब कभी आप सोचें कि हमने ऐसे कौन से परोपकार किए हैं कि घर बैठे बाजार आपको इतना पैसा दे रहा है या हर साल का इतना रिटर्न देता है। तो उसकी हम्म. वजह क्या है कि हम रिस्क लेते हैं तभी रिटर्न मिलता है।
तो अगर ये मान करके चलें, अपने मन में समझें कि रिस्क है तभी रिटर्न है, और रिस्क जो है वो अलग अलग प्रकार से सामने आता है। जब रिस्क सामने आता है तो किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन पहले सब कहते हैं कि भाई हम इस रिस्क के लिए तैयार हैं। तो ये जो गिरावट है, इसको एक कहे कि एक आई ओपनिंग इवेंट है ये, क्योंकि एक तरह का वेकअप कॉल है, जिसने मुझे लगता है कि नए निवेशकों को विशेष रूप से कुछ सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि देखिए राइट। बाजार में करेक्शन आते हैं, करेक्शन आते हैं, आपकी सारे विचार, आपकी फिलॉसफी, आपका ट्रेंड, टेक्निकल, सब कुछ आप एक किनारे करके अपने इमोशंस के बहाव में बह जाते हैं। तो यहाँ पर टाइम है टू होल्ड ऑन टू व्हाट योर चार्ट्स आर सेइंग, और वो अच्छा। आपने किया होता तो ये बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया ढंग से आप इसको नेविगेट कर सकते थे। और आने वाला समय भी मुझे लगता है कि बाजार के लिए अच्छा रहेगा। जो ओवरऑल सेटअप है दैट इज गुड, और स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है, अंडर ओनरशिप है, काफी हद तक लोग पोजीशंस को एग्जिट कर गए हैं, फ्रॉथ कम हो गया है मार्केट में, और इस बार अच्छी बात यह है कि डेरिवेटिव्स में कोई एक्सेसेस नहीं है। तो कुल मिलाकर के द सेटअप इज परफेक्ट। नाउ ऑफ कोर्स यू नेवर नो व्हाट डोनाल्ड ट्रंप माइट एक्चुअली डू, तो हमें नहीं पता कि अगले सप्ताह कुछ और डोनाल्ड ट्रंप कह दें, किसी अन्य तरह का टैरिफ लगा दें, तो वो सब घटनाएं तो हमेशा वो रिस्क तो रहता है। लेकिन चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है कि पहले से बेहतर स्थिति में हम लोग निश्चित रूप से। वेरी वेल सर, बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज 2 एपिसोड पहले ही हमने डिस्कस किया था, लाइन चार्ट पे आपने लकीर खींची थी, एक सपोर्ट थी, एक रेजिस्टेंस, एंड राइट देयर अभी जैसे आपने कहा एक ब्रेकआउट आता दिखाए हमें, स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑन द वीकली चार्ट्स। बट बिफोर वी मूव ऑन सर, अगर किसी सेक्टर की चर्चा हम कर पाएं, एंड फॉर दैट आप अगर कोई चार्ट खोल पाए, सो दैट विल बी वेरी नाइस। चलिए, तो आइए चार्ट की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए निफ्टी, जिसकी चर्चा अभी आपने भी की, करंट इसी के चार्ट से शुरुआत करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको चार्ट्स दिख रहे होंगे, और ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। इसको अगर आप इस तरह से देखें कैंडल स्टिक्स में, तो ये चार्ट बहुत स्ट्रांग लगता है, और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। वजह देखिए दो हैं, मूल रूप से दो वजह हैं इस चार्ट की स्ट्रेंथ की। एक देखिए बहुत बड़ा गैप बना है, इस गैप को मेरा मानना है कि इसको ब्रेकअवे गैप मानना चाहिए। ब्रेकअवे गैप एक नए ट्रेंड की शुरुआत में बनता है, तो जो शुरुआती गैप होता है, जो फर्स्ट गैप होता है, उसको ब्रेकअवे गैप कहते हैं। और ये ब्रेकअवे गैप एक नए ट्रेंड की आगाज का आपको संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर करना क्या होता है कि गैप के लोअर एंड पर आपको एक सपोर्ट अज्यूम करना होता है। तो गैप का लोअर एंड हो गया लगभग 22,800 का स्तर। अब मौजूदा बाजार भाव से 1,000 अंक जरूर दूर है, लेकिन वीकली चार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, हम डेली या इंट्राडे चार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। वीकली चार्ट में ये सामान है, इतना बड़ा गैप होना, ये बहुत मामूली सी बात है। तो अभी जो आपके लिए मेजर लेवल है वो 28,800 है, जो निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट लेवल है। दूसरी बात, और इस ब्रेकअवे गैप की बहुत अहमियत है, क्योंकि वीकली चार्ट पर ब्रेकअवे गैप्स या किसी भी प्रकार के गैप थोड़े रेयर होते हैं। डेली चार्ट पर तो आपको होलसेल में गैप्स मिलते हैं, लेकिन वीकली चार्ट पर गैप थोड़ा रेयर इवेंट है, और इस गैप को तरजीह इंपॉर्टेंस हमें जरूर देना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप इस चार्ट को लाइन में तब्दील कर दें, यानी कि अगर इसको लाइन चार्ट में देखें, तो आपको ये साफ यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखेगा, जिसमें दो शोल्डर्स बन गए हैं, बीच में हेड है। ऐसे अगर आप एक तिरछी नेकलाइन डाल दें तो उसका आपको क्रॉसओवर भी गए सप्ताह आते हुए दिखा। तो सारे यहाँ पर योग बने हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो सारी चीजें जो पॉसिबल थी वो हो गई, और दिस इज अ परफेक्ट एंडिंग टू दैट ट्रंकेटेड वीक जो ये सप्ताह रहा। अब देखिए जो इसको अगर आप ओवरऑल मार्केट के सेटअप में देखें तो मार्केट्स लुक गुड। वन सेक्टर दैट इज लुकिंग पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग टू मी इज प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स को देखें तो उसमें हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर आप निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स को देखें, तो ये निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है, ये इसका चार्ट है। इस पर ये जो एक पुरानी लकीर है, इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो अगर आप चार्ट को इस तरह देखें, दिस इज निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। इस इंडेक्स को देख के हमें एक सेक्टर का पता लगेगा। मैं इसको कैंडल स्टिक्स में ले आता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेहतर इस कैंडल का फॉर्मेशन और इसका सेटअप समझ आएगा। तो इस सप्ताह आपने देखा कि एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, और लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स का क्लोज आया है। ये बैंक निफ्टी नहीं, ये निजी बैंकों का इंडेक्स है। तो निजी बैंकों में विशेष रूप से जो बड़े छोटे हर तरह के जो निजी बैंक हैं, उनमें हमने बड़े ब्रेकआउट्स आते हुए देखे हैं। तो एक स्पेस जहां पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए वो है निजी बैंक्स। दूसरी बात आप देखें कि बैंकों ने ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया। गिरावट में भी उस तरह की गिरावट वहां देखने को नहीं मिली, और अब जब तेजी आ रही है तो सबसे बड़ी जो अगुवाई है वो बैंक स्टॉक्स कर रहे हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग पहले अपने पुरानी बातचीत में कर चुके हैं कि बैंक्स, एनबीएफसीज, फाइनेंशियल्स, ये बाजार में निफ्टी से बेहतर दिख रहे हैं।
और अब आप देख रहे हैं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में बड़ा जोरदार ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है अगर एक सेक्टर आपको फोकस में रखना चाहिए आने वाले दिनों के लिए, तो वो बैंक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बैंक चार्ट्स भी देखेंगे तो उनमें भी आपको ब्रेकआउट्स दिखेंगे, और इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स में भी अच्छा ब्रेकआउट है, तो दिस इज वन स्पेस टू वॉच। वेरी वेल सर। यस, आई थिंक पहला एपिसोड था हमारा इकट्ठे जब हमने निफ्टी फाइनेंस की चर्चा की थी, एंड इट्स ब्यूटीफुल जब हम कंटिन्यूटी में ऐसे जोड़ पाते हैं। बट सर, नाउ लेट्स कम टू व्हाट पर्सनली मैं भी जिसका इंतजार कर रहा हूँ, और वो है थ्री ब्रेकआउट स्टॉक्स। बिकॉज जब आप ब्रेकआउट स्टॉक्स की डिस्कशन करते हैं तो बहुत ईजिली क्लैरिटी से समझ आता है। सो प्लीज लेट्स प्रोसीड विद दैट। चलिए, तो 3 चार्ट्स देखेंगे जो इस सप्ताह मुझे अच्छे लग रहे हैं। इस पे देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। अभी हमने निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स की बात की, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस इंडेक्स का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है और बैंक निफ्टी का भी बड़ा कंपोनेंट है, वो आईसीआईसीआई बैंक है। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है, और आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट पर भी अगर आप देखें तो बिल्कुल प्राइवेट इंडेक्स से मेल खाता हुआ ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। लाइफ टाइम हाई पर आईसीआईसीआई बैंक बंद हुआ, 1400 का लेवल पार हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। अब देखिए, अगर इसकी तुलना आप इंडेक्स से करें, और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो निफ्टी पर भी बड़ा वजन रखता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक में इस प्रकार का मोमेंटम बन रहा है, तो ये डेफिनेटली दिस मीन्स समथिंग। तो इसको ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसका एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। तो ये मंथली चार्ट है, तो आप देखें इसका ट्रेजेक्ट्री, और आप देखेंगे कि कैसे महीने दर महीने, सिवाय ये जो कोविड का फॉल है, इसको एक बार के लिए अगर हटा दें, तो आप देखिए कुल मिलाकर के क्लियर क्लीन ट्रेजेक्ट्री रही है आईसीआईसीआई बैंक की। और अब आईसीआईसीआई बैंक में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो इस चार्ट को जरूर इस सप्ताह स्टडी कीजिएगा। आईसीआईसीआई बैंक है पहला बड़ा ब्रेकआउट चार्ट। दूसरा चार्ट है गॉडफ्रे फिलिप्स का। तो देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी इनइलास्टिक डिमांड होती है। कैसा भी बाजार हो, कैसी भी स्थिति हो, इन स्टॉक्स में आप कभी भी उस तरह का कमजोरी या साइकिल नहीं देखते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स, जिसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ मुझे इस सप्ताह नजर आया। इसका अगर नीचे चार्ट देखें तो यहाँ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जो अभी हमने निफ्टी पर देखा। इसका ब्रेकआउट आया था कुछ सप्ताह पहले, यानी कि मार्च के मध्य में। तब इसका भाव कोई 6,000 रुपए के आसपास था। अब भाव बढ़ करके 7500 7600 हो गया, लेकिन चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, तो इसको भी वॉच कीजिएगा। यहाँ पर ये बात जरूर है कि ब्रेकआउट नीचे के लेवल्स पर, यानी कि 6,000 पर ज्यादा साफ दिख रहा था चार्ट पर, लेकिन अब ये 7600 का ब्रेकआउट भी मायने रखता है, तो इसको भी गौर से इस चार्ट को देखेगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करेक्शन का कोई खास असर नहीं पड़ा। इसका टर्न अराउंड भी निफ्टी से पहले हुआ, और निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक, तो इसको जरूर से अपने रडार पर रखिए। गॉडफ्रे फिलिप्स है इस सप्ताह का दूसरा इंटरेस्टिंग चार्ट। और एक तीसरा चार्ट, और ये है ऑटो स्पेस का, और ये है टीवीएस मोटर्स। तो मुझे लगता है कि ऑटोज में हमने एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखा, और टीवीएस मोटर की भी अगर आप चार्ट की तुलना निफ्टी से करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। 2600 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, और एक क्लियर ब्रेकआउट है, और साथ में वो गैप भी नजर आएगा आपको, जो अभी हमने जिसकी चर्चा निफ्टी के संदर्भ में की। तो यहाँ पर भी ब्रेक अवे गैप है, ब्रेकआउट है, और एक बहुत ही क्लीन स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है इस चार्ट को भी देखना चाहिए। अगर इस चार्ट को देख रहे हो तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की रेखा जरूर मार्क कर लीजिएगा। तो रेजिस्टेंस आपको ये 2950 के आसपास नजर आता है। तो ये जो है, ये लाइफ टाइम हाई लेवल्स भी हैं, 2024 का हाई है। तो इस लेवल को चार्ट पर अंकित कर लें, 2950 3000, ये स्टॉक के लिए अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। टीवीएस मोटर भी तीसरा चार्ट है जहां बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो इस सप्ताह देखिए, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशंस हैं, और आप अपने एपेटाइट, अपने रिस्क, अपने सोच समझ के हिसाब से, अपनी खुद के चार्ट रीडिंग के हिसाब से निर्णय करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। हमारा उद्देश्य केवल आपके को ये बेहतर ढंग से समझाना है कि चार्ट किस तरह काम करते हैं, और कैसे बाजार की बदलती हुई हालात में आपको चार्ट देखने का अपना नज़रिया, अपना तरीका भी बदलते रहना चाहिए। वेरी वेल सर। अगर मंथली चार्ट पे आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो बहुत मज़ा आ जाता है, बिकॉज द ट्रजेक्टरी जो उसका अप ट्रेंड है बहुत ही क्लियर हो जाता है। एंड ये भी हमने पहले डिस्कशन की थी पिछले एपिसोड्स में कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए, कि आप मंथली चार्ट भी देखिए, वीकली भी देखिए, डेली भी देखिए, एंड अकॉर्डिंगली एक स्ट्रैटेजी बनाइए। सो थैंक यू फॉर गेटिंग दैट पॉइंट अक्रॉस वंस अगेन सर। विद दिस सेड, वेरी क्विकली हम थोड़ी यूजर क्वेरीज लेते हैं, बिकॉज सम क्वार्टरली रिजल्ट्स वो भी आते दिख रहे हैं। अभी हमने विप्रो में रिजल्ट आता देखा। तो फर्स्टली सर, क्वार्टरली रिजल्ट्स को
निवेशक कैसे मैनेज कर सकते हैं? विप्रो के एग्जाम्पल से अगर आप थोड़ी उस पे चर्चा कर पाए तो। देखिए, एक जनरल जो बात कही आपने कि क्वार्टरली रिजल्ट्स, देखिए हर कंपनी रिजल्ट्स देती रहेगी, किसी क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आएंगे, कभी खराब आएंगे, कभी अच्छी कंपनियों के नतीजे खराब आएंगे, कभी खराब कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे। तो ये हमेशा क्रम चलता रहता है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम जो भी निर्णय करें वो चार्ट के बेसिस पर करें। अब देखिए, इस सप्ताह हमने विप्रो में बड़ा डिक्लाइन देखा, और हमने देखा कि कैसे विप्रो में एक बड़ा फॉल हमने आते हुए देखा। लेकिन अगर आप चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट पर इसकी गिरावट यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से शुरू हुई। तो अगर आप ये 307 का एरिया देखते हैं तो आपको यहाँ पर ये पैटर्न नजर आएगा, जिसका ब्रेकडाउन, इस पैटर्न को ना पहचान पाए हो तो इसको लाइन में तब्दील कर दें, तो आपको ये पैटर्न नजर आएगा, जिसको ट्रिपल टॉप भी कहा जा सकता है। इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर 307 के आसपास हुआ, उसके बाद से लोअर पीक फॉर्मेशन चार्ट पर है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो चार्ट ने अपना जो सिग्नल है वो क्लियरली आपको बहुत पहले दे दिया था कि स्टॉक निफ्टी के बनिस्पत, निफ्टी आईटी इंडेक्स के बनिस्पत कमजोर प्रदर्शन कर रहा है, सपोर्ट टूट रहे हैं, स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है। तो आपको उसकी उस समय ही आपको अंदेशा हो गया था कि गिरावट आ सकती है। एक चीज और नोटिस करेंगे कि जिस गैप की चर्चा अभी हम कर रहे थे, जिसको ब्रेकअवे गैप कहा जाता है, यहाँ पर भी वो ब्रेकअवे गैप है, लेकिन ये बेरिश ब्रेकअवे गैप बना विप्रो में, और वहां से फिर बड़ी गिरावट। तो अगर आप देखें कुल मिलाकर तो चार्ट ने अपना काम बखूबी किया। अगर आपने ठीक ढंग से चार्ट देखा तो आपको लेवल्स पता लगे, सही एग्जिट का पॉइंट पता लगा, और फिर आपने देखा बड़ी गिरावट से आप बचे। रहा सवाल कि क्वार्टरली रिजल्ट्स का नतीजा या क्या असर पड़ता है मार्केट पर, तो देखिए समय समय पर हम देखते हैं हम्म। कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के कारण एक कहें कि टेम्परेरी, बहुत ही तात्कालिक आपको उछल कूद देखने को मिलती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी आती है। लेकिन कुल मिलाकर बाजार की ट्रेजेक्टरी उसकी मार्केट फोर्सेस, उसके सेंटिमेंट, उसके ट्रेंड पर निर्भर करती है। तो मेरा हमेशा से मानना है कि आप हमेशा ट्रेंड को वरीयता दें, और हाँ। अगर आप चार्ट्स ठीक से देख रहे हैं तो क्वार्टरली वॉलिटिलिटी तो झेलनी पड़ेगी। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो हर साल आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स भी झेलने पड़ेंगे, लेकिन आप अपने चार्ट के बेसिस पर सही निर्णय करें। तो जो उस समय इमोशंस हैं, उस समय जो एक्साइटमेंट आता है रिजल्ट्स के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा स्वे ना हो, और चार्ट्स के बेसिस पर डिसाइड करें, तो मुझे लगता है कि बेहतर रहता है। सो ये विज़डम कितना एप्लीकेबल है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आएँगे, जाएँगे, आप प्लीज़ चार्ट्स पे फ़ोकस करिए। पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा की थी कि कोई ग्रोथ स्टोरी हमेशा नहीं रहती। सबसे पेनफुल इवेंट एक निवेशक के लिए होता है जब वो लोअर सर्किट में फँस जाए। जब स्टॉक जो हम्म। खरीदा है एंड इतनी होप्स थी उस स्टॉक से, बस लोअर सर्किट में फँस गया है। इसीलिए एक रेलेवेंट स्टॉक है जेनसॉल। वाज़ अ वेरी नाइस स्टॉक इन द पास्ट, अब बहुत ही टेरेबल है, वॉल्यूम्स बहुत है। सो आपकी एक्सपर्ट कमेंट्री इस पे बहुत एप्लीकेबल होगी सर। देखिए, जैसे आपने कहा करण कि भाई देखिए, चार्ट अपना संकेत आपको समय रहते दे देता है। मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे आकस्मिक घटनाएं घटती हैं जिनका चार्ट पर रिएक्शन टाइम नहीं मिलता है, यानी कि बिल्कुल ही अचानक से कुछ ऐसा आउट ऑफ द ब्लू हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको मौका नहीं मिलता है। लेकिन इन मोस्ट केसेस, स्पेशली मैन मेड इवेंट्स में, मेरा मानना है कि आपको हमेशा चार्ट पर एक भरपूर अवसर मिलता है। अगर आप चार्ट को बहुत पैनी नज़र से देखते हैं और संजीदगी से देखते हैं हुँ। तो आपको समय रहते संकेत मिल जाते हैं। इस बार भी अगर आप जेंसॉल की बात आपने की, तो जेंसॉल में हमने बड़ी गिरावट, और उसमें जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हैं, गिरावट की वजह है, इस पे हम नहीं जाएंगे, तो आप सब जानते होंगे। लेकिन गिरावट को अगर आप चार्टिकली देखते हैं तो आप देखते हैं कि चार्ट पर एक बहुत मेजर सपोर्ट लाइन थी। ये मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस तरह दिख रहा है। ये इसका वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ एक रेखा डाल देनी होगी। तो यही सपोर्ट, अगर कोई भी व्यक्ति इस पर सपोर्ट की रेखा डालेगा तो वही 750 का लेवल मार्क करेगा। 750 का ब्रेकडाउन जो है ये 20 जनवरी को आ गया था। उस समय स्टॉक का भाव को 721 रुपए तक नीचे चला गया, वीकली क्लोज आया। 2 सप्ताह स्टॉक रुका रहा और आपको भरपूर अवसर दिया कि निकल जाओ, अभी भी वक्त है। और उसके बाद 700 रुपए का शेयर आप देख रहे हैं कि अब 100 रुपए के नीचे आने को तैयार है, और इस तरह से वैल्यू इरोजन, और आप देखिए कि वेल्थ डिस्ट्रक्शन स्टॉक में हुई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई चार्ट के संकेत को इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर मेजर सपोर्ट्स टूट रहे हैं, चार्ट पर लोअर पिक्स बन रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि यही फाइनल या फर्स्ट वार्निंग थी आपके लिए। जब स्टॉक ने पहला सपोर्ट तोड़ा, लोअर पिक्स बन रहे थे चार्ट पर, बहुत समय से अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, तो कई सारा तरह के संकेत चार्ट पर आए। लेकिन अगर आपने उनकी अनदेखी कर दी, तब जो है आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं।
जो बात आपने कही कि लोअर सर्किट्स लग रहे हो तो क्या किया, कुछ करना बनता नहीं है क्योंकि आप चाह करके भी निकल नहीं पाते, और ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है कि आप चाहते हैं निकलना स्टॉक से, लेकिन आपकी तरह और भी लोग चाहते हैं, कोई खरीदार नहीं होता, तो आप चाह करके भी एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसमें कोई खास इसका समाधान नहीं है। समाधान है कि थोड़ी सावधानी बरतें, लेवल्स का ध्यान रखें, समय रहते निकल जाएं। अगर किसी गलत शेयर में किसी वजह से आपने प्रवेश कर भी लिया है, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक बहुत गिर जाता है, हम थोड़े टेम्प्ट हो जाते हैं कि भाई इतना गिर गया है, थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा तो खरीद लेते हैं। और मान लीजिए किसी वजह से आपने खरीद लिया, तो हमेशा जिस भाव पर आपने खरीदा है उसके थोड़ा नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, जिससे आपका निकास सुनिश्चित हो जाए। आपका हुँ, एग्जिट अगर गारंटी आपको पता है कि मैं कहाँ निकलूंगा, मुझे ये लेवल पहले से मैंने तय किया हुआ है, फिर हुँ, चाहे आपको नुकसान होगा ठीक है, लेकिन आपका नुकसान सीमित होगा, कैलकुलेटेड होगा, एक्सपेक्टेड होगा, तो आप उस तरह से उससे इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ये समय पर नहीं किया तो इसका जो हुँ, खामियाजा है, ये चार्ट जो है ये आपको खुद ही अपनी कहानी बयां कर रहा है कि अगर आपने समय रहते नहीं निकला, बाद में निकल पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इट हुँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट अबाउट योर एग्जिट्स, और एग्जिट्स को लेकर बहुत सीरियस होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल कि कई बार जब प्राइस बहुत गिर जाता है, हुँ, तो एक रिएक्शन हमारा ये रहता है कि हम परेशान हो जाते हैं, हम यहाँ वहाँ ताकने लगते हैं, इंतज़ार करते हैं कि भाई दाम बढ़ जाए, फिर हम इस पे कोई ना कोई ब्लेम करने लगते हैं, कहीं ना कोई, देखिए आप अपने निवेश के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। हुँ, दूसरी चीज़ है कि अगर आपके स्टॉक में ब्रेकडाउन हो रहा है, गिरावट आ रही है, अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, रेड कैंडल्स बन रही हैं, प्राइस डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बाकी मार्केट रिकवर कर रहा है, आपका स्टॉक गिर रहा है, तो आपको संकेत है कि निकल जाइए। तो यहाँ पर कड़ा फैसला लेना ज़रूरी है, और हुँ, बजाय इसके कि हम वेट करें, पैसे को स्विच करें। ज़रूरी नहीं है कि वहीं से पैसा कमाना है जहाँ पर नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि हम चाहते हैं कि अच्छा हमें रिलायंस में नुकसान हुआ है, तो किसी तरह रिलायंस को ही नीचे एवरेज-वैवरेज करके उसको खरीद लें, जिससे वो बढ़ जाए तो हम उसमें वो रिलायंस का लॉस जो है रिलायंस से ही पूरा करें। ये हुँ, ज़रूरी नहीं है, अगर आपको लॉस हो रहा है किसी एक शेयर में और उसमें एग्ज़िट आ रहा है चार्ट पर, एग्ज़िट कीजिए, कहीं और निवेश कर लीजिए। तो जो नुकसान यहाँ हुआ है, उसकी भरपाई कोई और दूसरा शेयर कर देगा। तो एक ही शेयर से अपने लॉस को पूरा करने के बजाय आप ये प्रयास करें कि आप ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते रहें। इसमें भी नुकसान होता है, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग में भी आपको कई बार गलत शेयर में हाथ लग जाते हैं, आप हुँ, समय से निकल नहीं पाते, नुकसान हो सकता है। लेकिन वो नुकसान सीमित होता है, आपको पता होता है एग्जिट कैसे करना है, और आप हमेशा ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन होते हैं, जबकि यहाँ पर यू आर कंप्लीटली लॉस्ट, आपको पता ही नहीं है कि अब क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में कभी निवेशक को नहीं पड़ना चाहिए और समय रहते निर्णय करना चाहिए। आई थिंक प्रिसाइसली सर, जो ये इरेगुलरिटीज़ अब सामने आ रही है और जो हमने सर्किट्स देखे हैं, इसी वजह से निवेशक स्टॉक मार्केट से भी डरते हैं, इसे गैम्बल कहते हैं। बट थैंक यू सो मच, आपने कुछ एक्शनेबल हमें स्ट्रैटेजीज दी है सर्टेन एग्जिट की प्लानिंग करना एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई होप व्यूअर्स ये सेक्शन स्पेसिफिकली बार बार सुने। सर, मूविंग ऑन टू सम बेटर चार्ट्स, एक बार के फिनटेक ज़रा देख सके तो। जी, तो ये कैफिन टेक है, और इसका चार्ट देखें तो ये स्ट्रक्चर है, ये भी देखिए नॉन बैंकिंग कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी, इसका स्ट्रक्चर देखें तो अच्छा है, और मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस है चार्ट पर जिसके करीब अब ये ट्रेड कर रहा है। ये वीकली चार्ट ही हम लोग देख रहे हैं, और एक बात मैं यहाँ दोहरा देता हूँ कि जो वीकली चार्ट होते हैं वो लंबे समय के लिए देखे जाते हैं, तो वीकली चार्ट को इंट्राडे ट्रेडिंग कल परसों आज या किसी डेरिवेटिव पोजीशन के लिए देखना उचित नहीं होता है। वीकली चार्ट देखे जाते हैं 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, इस तरह के कालखंड के लिए वीकली चार्ट्स उपयुक्त होते हैं। तो ये चीज़ जहन में जरूर रखिएगा जब आप स्वयं से वीकली चार्ट देखें। ये चार्ट आपके सामने केफिन का, केफिन में हमने गिरावट आते हुए देखी, गिरावट के बाद कुछ रिकवरी आ रही है। सपोर्ट लेवल यहाँ है, तो एक 450 850 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस 1500 का है। तो ये एक बड़ा बैंड है जिसमें स्टॉक काफ़ी समय बिता सकता है। अंडर परफॉर्मेंस थी इसमें कुछ समय के लिए, लेकिन अब वापस से आपको एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है। तो सबसे पहला काम क्या करें कि एक स्टॉप लॉस मार्क कर लें 860 रुपए के आसपास, अगर पहले का आपका निवेश है तो आपके लिए ये लक्ष्मण रेखा हो जाएगी, ये आपके लिए अहम स्तर है। इसके नीचे जाएगा तो फिर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। अन्यथा ये जो बैंड है 1500 से 850 के बीच में, इसी में स्टॉक मुझे लगता है कुछ और समय बिता सकता है, तो थोड़ा पेशेंटली होल्ड करने की आवश्यकता है। वेरी वेल सर। मूविंग ऑन, अगर लार्सन एंड टूब्रो पर चर्चा कर सके, मिस्टर रमेश पूछ रहे हैं।
भाई देखिए, एल&टी का चार्ट देखें तो ये आपके सामने चार्ट है। पहले की तुलना में चार्ट में रिकवरी जरूर आई है नीचे के लेवल से। ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। ये स्ट्रक्चर एक डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिंग हम्म, आउट स्ट्रक्चर है, यानी कि देखिए इतनी बड़ी तेजी एल&टी में बनी, 2022 में चला, फिर 2023 में चला, लेकिन 2024 में हमने देखा जैसे प्रवेश हुआ 2024 में, स्टॉक एक दायरे में फंस गया। दायरा 3800 से 3200 के बीच में था, और इस पीरियड में इस बैंड में स्टॉक ने बहुत समय बिताया। और उसके बाद ब्रेकडाउन आने के बाद अभी थोड़ा पुल बैक आ रहा है, तो स्टॉक में अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती है चार्ट पर जो 2022-23 में दिखती थी। तो थोड़ा सा रुका हुआ स्टॉक है, थोड़ा ऊपर के लेवल्स पर। स्ट्रक्चर जो है उतना स्ट्रांग नहीं है। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि वेट एंड वॉच करें, थोड़ा इंतजार करें, और ये दायरा जो है इसको क्लियरली चार्ट पर अंकित कर दें इस तरह। और ये जो दायरा है ये गाइड करेगा आपको। तो अगर मान लीजिए स्टॉक वापस से दायरे में प्रवेश कर जाता है, तो इसी दायरे में यानी कि 3900 से 3200 के बीच में और समय बिता सकता है। तो इस चीज़ को जहन में रख करके आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। एक चीज़ जरूर कर लें, एक अंतरिम स्टॉप लॉस जरूर मार्क कर लें। ये स्टॉप लॉस आपको इन स्तरों पर रखना चाहिए। 3100 जो है एम स्तर है, तो 3100 के लेवल को चार्ट पर अंकित कर दें। वेरी वेल सर। सर जैसे ही मानसून की अप्रोच होने लगता है, मानसून आने लगता है, तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स की सडनली बात शुरू हो जाती है। वो कंसिडर करते हुए अगर हम फैक्ट को एनालाइज कर सके। तो ये है देखिए फैक्ट का चार्ट, और चार्ट अच्छा है। केमिकल, ये जो एग्रो इनपुट के स्टॉक्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर के हों, एग्रो केमिकल्स के हों, सबके चार्ट अच्छे लग रहे हैं। और फैक्ट, और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो गिरावट में बिल्कुल हिले भी नहीं, लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। मिसाल के तौर पर चंबल का चार्ट कभी फुर्सत में देखिएगा, तो आप देखते हैं कि लगातार बाजार के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन, आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो पूरा स्पेस अच्छा है। फैक्ट का चार्ट देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इस रीजन में, जहां से एक बाउंस आया। और अगर आप इसको गौर से लाइन चार्ट पर देखें तो एक छोटा डबल टॉप भी आपको, डबल बॉटम माफ कीजिए, आपको दिखेगा। तो ये डबल बॉटम यहाँ बना था, और इसका कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक स्ट्रक्चर है। और कुल मिलाकर के देखें तो एक रेजिस्टेंस मैंने पहले से मार्क की हुई है, तो इस रेजिस्टेंस का जरूर संज्ञान लीजिएगा। पहली रेजिस्टेंस 786 पर, और दूसरी 1140 पर है। तो ये दो लेवल्स मार्क कर लें चार्ट पर। और ये कुल मिलाकर स्ट्रक्चर है। तो मुझे स्ट्रक्चर ठीक लगता है, नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है, लेकिन रेजिस्टेंसेस भी सामने है। और रेजिस्टेंस कहाँ है? 786 एंड 1155। तो ये दो लेवल्स चार्ट पर अंकित कर वेरी वेल सर। ये हमारे सेशंस का एक कॉमन थीम रहा है कि चार्ट सुप्रीम है। आज आपने फिर ये रिपीट किया, एंड रिपीट करने लायक है कि ट्रेंड चेंज में बहुत सतर्क रहे। सर अगर बिरला सॉफ्ट को इस नज़रिए से हम ज़रा एक बार फिर देख पाए, एंड वी कैन डिस्कस दैट फॉर द व्यूअर्स। तो देखिए, ये बिरला सॉफ्ट का चार्ट है। और चार्ट अगर आप देखें तो एक अंडर परफॉर्मिंग कंपनी है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, माफ कीजिए। ब्रेकडाउन आया, एक पैटर्न बना चार्ट पर जिसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। इसमें एक त्रिकोण बनता है, और ये त्रिकोण अगर आप देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह डाल दी जाती है। लोअर पीक्स बनते हैं, लेकिन बॉटम्स लगभग इक्वल से होते हैं, तो इसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। इसका ब्रेकडाउन हुआ यहाँ। और जो डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो कहें कि बेस होता है, वो आपका संभावित इसमें लक्ष्य होता है। तो वो लक्ष्य भी सिद्ध होता हुआ नजर आया, बड़ी गिरावट आई, और ब्रेकडाउन आकर के वीकनेस देखने को मिल रही है। अब वीकनेस पुरानी हो गई है। देखिए, स्टॉक में ब्रेकडाउन आया था कोई 600 रुपए पर या 560 रुपए पर। आज इसका भाव कोई 370 है रिकवरी के बाद। तो आप देखिए कि ये बहुत पहले का ब्रेकडाउन है। तो अब ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी गिरावट और इस एक्सेलरेटेड फॉल के बाद एक पुल बैक आ जाए। पुल बैक से कुछ बदलेगा नहीं, चार्ट तो वैसा ही रहेगा खस्ता हाल, लेकिन एक पुल बैक की संभावना जरूर चार्ट पर इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब आपको सबसे पहले एक सपोर्ट अज्यूम करना चाहिए जो 355 के आसपास चार्ट पर दिखेगा आपको। इस सपोर्ट को ध्यान में रखें, 355 का लेवल है। पुल बैक के लिए रेडी है बिरला सॉफ्ट। तो ट्रेंड में कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, इतनी गिरावट और डीपली ओवरसोल्ड हो जाने के बाद एक पुल बैक चार्ट पर देखने को मिल रहा है। इसको इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। वेरी वेल, थैंक यू सर। बहुत अप्रोप्रिएट होगा इरेडा की चर्चा करना। इसका भी कुछ लोन एक्सपोजर है जेंसॉल की तरफ, ऑल्दो इट्स ओनली 977 करोड़ कंबाइंड विद पीएफसी। तो क्या उस डेवलपमेंट का इफेक्ट हो सकता है चार्ट पे? कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, चार्ट उस तरह से कमज़ोर नहीं है करण, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। कुछ ज़रूर इस खबर का इम्पैक्ट भी हो सकता है, उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ा सपोर्ट जो है वो 141 पर है, वो लेवल होल्ड कर रहा है। तो मेरी राय में चार्ट उतना कमज़ोर नहीं है।
तो एक आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस का स्तर अपना 141 मुकर्रर करना चाहिए। हाँ, अब ये हम्म। लेवल भी आपको काफ़ी नीचे का लगता होगा अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, लेकिन हम यहाँ लंबी अवधि के वीकली चार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। तो 141 जो है दैट इज़ द मेजर सपोर्ट लेवल, और ऊपर हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बन सकता है। कुछ समय के लिए स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है, जैसा कि कई दिनों से करता आया है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएं तो वो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। वेरी वेल सर, एट दिस जंक्चर अप्रोप्रिएट होगा दालमिया भारत की चर्चा करना। हमने बहुत टाइम से ये स्टॉक नहीं देखा है, सो लेट्स सी व्हाट्स द डेवलपमेंट। तो ये चार्ट है, और आप देखें चार्ट को तो आप देखते हैं कि वो एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिला, और बहुत समय से स्टॉक जो है एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। हम्म। ये एक रेजिस्टेंस है, मैंने पहले की मार्क की हुई है। और रेजिस्टेंस की ताकत देखिए कि भाई ये रेजिस्टेंस जो है 2021 में भी थी, फिर 2023 में भी, और फिर 2024 में भी। तो ये इसके लिए सबसे अहम लेवल हो गया। रहा सवाल कि अभी की स्थिति का, तो एक कंसोलिडेशन चल रहा था जो 3-6 महीने से लगातार चलता आया है, कई महीनों से, 3-6 महीनों से ज़्यादा समय हो गया। अब इसका ब्रेकआउट जो है वो 1925 के ऊपर, 1940 के ऊपर होगा। तो ये लेवल चार्ट पर मार्क कर लें, 1945। इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो फिर इसको दोबारा से पुनः विचार कीजिएगा। तब तक देखिए बाजार में और अवसर तलाशिए। बाजार बड़ा रोचक है, और आप देख रहे हैं कि इतने सारे अवसर हैं, कई सारे स्टॉक्स नए ब्रेकआउट दे रहे हैं, मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो अपना ध्यान थोड़ा उस तरफ भी डालिए, और यहाँ 1945 पर एक रेखा मार्क कर दीजिए चार्ट। सर आपने कहा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है मार्केट, तो आपको भारती एयरटेल की चर्चा करने में अच्छा लगेगा। लेट्स डिस्कस दैट स्टॉक। भाई देखिए, एक भारतीय एयरटेल की एक बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि बाजार में जो गिरावट आई, उसमें स्टॉक ने बिल्कुल भी गिरावट दिखाई नहीं, यानी कि बाजार के बनिस्पत आउट परफॉर्मेंस रही। जब बाजार में सीवियर गिरावट आ गई थी और हम देख रहे थे कि सब कुछ ही गिर रहा था, कुछ भी छूटा नहीं था, उस समय भी भारतीय एयरटेल वाज होल्डिंग इट्स फोर्ट। और आपने देखा अब जबकि मोमेंटम बन रहा है तो इट इज़ द फर्स्ट टू मूव। तो यही स्ट्रेंथ होती है स्टॉक की। और एक बड़ा ब्रेकआउट 1750 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, आउट परफॉर्मेंस है, लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं। तो वाकई में बड़ा जानदार चार्ट है, और इस तरह के चार्ट पर जरूर फोकस होना चाहिए। लोअर लेवल्स पर आपको अपने लेवल्स मार्क करके चलें, और ध्यान रखें, एंट्री पॉइंट्स ढूंढें, थोड़ा एक्टिवली इसको वॉच करें, तो आपको बेहतर एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे। जरूरी नहीं कि जो स्टॉक बढ़ गया है उसी को लेना है। हर स्टॉक में कूल ऑफ होता है, ऊपर के लेवल से थोड़ा गिर जाता है, किसी दिन बाजार का मूड खराब हो तो स्टॉक नीचे मिल जाता है। तो वहां पर आपको प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर दिखता है। सर अब फार्मा की बात करें तो लुपिन, राहुल जी पूछ रहे हैं, उस पे क्या नज़रिया है आपका? लुपिन की बात करें तो लुपिन हम देख रहे हैं कुछ दिनों से साइडवेज टू बेरिश दिखता है, लोअर पिक्स दिख रही हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रांग था, बड़ा एक रन अप देखा हमने नीचे के लेवल से, 2400 तक गया। फिर ये जो डोनाल्ड ट्रंप और फार्मा कंपनीज के टैरिफ को लेकर के उतार चढ़ाव देखने को मिले, और अब हम देख रहे हैं कि कुछ स्थिरता लौट रही है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि वेट करें, कोई खास ऐसा कारण नहीं है कि आपको चार्ट पर कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आपको लेवल्स अपने जरूर चार्ट पर ठीक ढंग से अंकित कर लेने चाहिए, और इन लेवल्स को तरजीह दीजिए। इनको ध्यान में रख करके आप इसमें विचार कर सकते हैं। ये 1885 रुपये पर मुझे सपोर्ट दिखाई देता है। वेरी वेल सर। सर डिलीवरी पर अगर चर्चा कर पाए, बिकॉज पहले बहुत वोग में रहते थे डिजिटल कंपनीज पर, अब डिलीवरी आपको कैसा लग रहा है? भाई देखिए, नीचे के लेवल से रिकवरी अच्छी आई है, और वीकली चार्ट अच्छा है। इस सप्ताह बहुत ही बड़ा मूव आया 14% का। डेली हम्म। चार्ट अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, उतार चढ़ाव रहा, और आज ही के ट्रेड में हमने ब्रेकआउट, यानी कि जो लास्ट ट्रेड था इस सप्ताह का, उस दिन हमने इसमें ब्रेकआउट आते हुए देखा। तो कुल मिलाकर मुझे स्ट्रक्चर मजबूत लगता है, रिकवरी के लिए तैयार है स्टॉक, काफ़ी पिटा हुआ है, गिरावट काफ़ी आ चुकी है। तो एक इसमें अपसाइड यानी कि एक उछाल संभव है। तो चार्ट को गौर से देखें, इसके स्ट्रक्चर को समझें, वीकली चार्ट भी देखिए और डेली चार्ट भी एक नज़र देखिए, तो आपको बेहतर समझ आएगा कि इस चार्ट में क्या बदलता दिख रहा है। वेरी वेल सर। आई थिंक इस सेशन की चर्चा हमारी रही है रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स पे। हमने आईसीआईसीआई बैंक देखा, फिर हमने भारतीय एयरटेल देखा। उसी नज़रिए से अगर एक बार हम मैस्डॉक की बात कर सके सर, एंड देन वी विल समराइज द सेशन। देखिए, मैज़गांव डॉक भी ऐसा ही स्टॉक है जैसा आपने कहा करण, कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर है। बाजार में गिरावट आई तो भी कोई खास असर नहीं पड़ा, और हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ऑर्डर बुक्स हैं मैज़गांव डॉक की,
और एक कहें कि बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है स्टॉक में, क्योंकि ग्लोबली भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, बहुत से ठेके मिल रहे हैं इसको। और चार्ट बहुत मजबूत है। चार्ट पर अगर आप देखें तो मैंने एक रेड कलर की लाइन मार्क की हुई है, दो लाइनें हैं, एक 1980 और एक आपको लाइन दिखेगी ये 2780। तो ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच में घिरा हुआ है, ये 2780 पार हो जाएगा तो मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको फिर से एक मोमेंटम दिखेगा। तब तक रेंज प्ले हो सकता है, आउट परफॉर्मेंस निश्चित रूप से है। तो इन दो स्तरों को तरजीह दीजिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर डिस्कसिंग सारी व्यूअर्स क्वेरीज, ताकि जो हमारे निवेशक हैं, व्यूअर्स हैं, वो थोड़ी इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके। एज लाइक विद एवरी सेशन, मेरा ऑनर है ये सेशन भी समराइज करना, बिकॉज इतना एक्शनेबल विजडम मिलता है इन सेशन से। एज मैं कहता रहता हूँ कि हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप गौर से सुनिए। बट वेरी क्विकली, सर ने इस बार बहुत अप्रोप्रिएटली कहा कि हमें एक ब्रेक अवे गैप देखने को मिला है निफ्टी में, एंड उसका सपोर्ट जो होता है वो 22,800 का है, तो वहाँ एक लकीर ज़रूर ड्रॉ करें, दैट इज़ लेवल टू वॉच। सेकेंडली, हमने डिस्कस किया कि वीकली चार्ट्स पर गैप्स रेयर होते हैं, इतने मामूली नहीं दिखते हैं, डेली में तो काफ़ी दिख जाएंगे, सो दैट इज़ समथिंग यू माइट ऑल्सो वांट टू नोट डाउन। फाइनली, हमने देखा कि निफ्टी प्राइवेट बैंक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, आईसीआईसीआई बैंक भी सर का पसंदीदा ब्रेकआउट स्टॉक है, सो दैट इज समथिंग यू वांट टू वॉच। और वहीं से हम कनेक्ट करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के विजडम को, तो आपको वो भी नोट डाउन करना चाहिए। फिर हमने जेनसॉल सागा की बात की, एंड बहुत बार सर आप भी अग्री करेंगे कि ये जो टेरेबल न्यूज़ आती है बहुत बाद में आती है, जब तक निवेशकों के पास न्यूज़ पहुंचती है अखबार में बहुत देर हो चुकी है। तो आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएटली आपने ये बहुत ड्राइव किया पॉइंट कि चार्ट्स पे आप नजर रखें, चार्ट्स आर सुप्रीम, स्टॉप लॉस रखें, सर्टन एग्जिट होगा, चुभता जरूर है, बट दैट इंश्योर्स कि आप मार्केट से तबाह नहीं होते इमोशनली, फाइनेंशियली, दैट यू रिमेन इन द मार्केट। वेरी वेल, हर हफ्ते की तरह मैं समराइज कर चुका हूं इस सेशन को, एंड इट्स एन ऑनर कि हमें सर के विजडम का पूरा एडवांटेज लेने को मिलता है, थैंक्स टू दिस सीरीज दैट वी हैव गोइंग ऑन। फाइनली एक बात पे मैं सेशन एंड करूंगा, जैसे कि सर ने कहा था कि रिवेंज ट्रेडिंग से दूर रहिए। अगर किसी स्टॉक में लॉस हुआ है, प्लीज़ ऐसा मत करिए कि उसी स्टॉक से सारा पैसा कमाना है। बट थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट जो भी हमारा एपिसोड होगा वो ट्रेडिंग विद ग्रो के यूट्यूब कम्युनिटी बोर्ड पर अपडेट रहेगी, सो मेक श्योर यू फॉलो देम, सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड। एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। ये सेशन जितना ही आपको अच्छा लगेगा उतना ही मुझे भी अच्छा लगा है, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वीक। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.